हो गई। चलो वर्क पर एनर्जी स्टार्ट करना है। परमजीत फ़ोन बंद कर दो बेटे, जिसके इसके पास फ़ोन है तो लेक्चर के बाद ना फ़ोन यहाँ पे रख देना। अगर चेकिंग में फ़ोन हो गया किसी के पास तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। तो जिसके पास भी गलती से आ गया है वट एवर द रीज़न, ठीक है, तो कवर्ड में रख देना, ठीक है। अच्छा वर्क पर एनर्जी स्टार्ट करना है चैप्टर आज। तो पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हमने क्या करना है चैप्टर में, फिर करते हैं। तो पहले एक अपनी कॉपी पे लिख लो वर्क टू डू, ठीक है, वर्क टू डू, ठीक है। चैप्टर का नाम भी वर्क है, ठीक है, और हमने इसमें क्या क्या काम करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे, लिख लो। हमने टर्म एनर्जी एंड वर्क पढ़ना है, हेडिंग डालो पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। फिर इसके बाद ये होगा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक होगा हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ वर्क। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लिखो अपनी कॉपी पे, कार्तिक आ लिया कॉपी पे लिखो, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, एनर्जी एंड वर्क। एनर्जी क्या होती है और वर्क क्या होता है, एनर्जी का ओरिजिन क्या होता है। पहले एनर्जी आती है, पहले वर्क आता है, ठीक है। जैसे आपने एक माइंड में बड़ा इंक्लूसिव सा क्वेश्चन होता है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ठीक है, बड़ी बार आपने सुना भी होगा, ठीक है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कौन पहले आया, ठीक है। तो ज़्यादा चॉइसेस या चांसेस एग आने के पहले हैं, बिकॉज एग क्या है यूनिसेलुलर और हैन क्या है मल्टीसेलुलर। तो पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया होगा अर्थ पे, यूनिसेलुलर आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है कि एनर्जी वर्क ऑलमोस्ट इंटररिलेटेड ही है। तो पहले एनर्जी होनी चाहिए वर्क करने के लिए कि वर्क करने के बाद एनर्जी आती है, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आएगा। क्वालिटेटिव में होता है हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते, वर्क का ओरिजिन पढ़ेंगे बस। और क्वांटिटेटिव का मीनिंग पता किसी को, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करेंगे, वर्क का फॉर्मूला पढ़ेंगे, वर्क के क्या फॉर्मूले होते हैं, वर्क डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, ठीक है, वो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे हाउ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क, हाउ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क। अगर मैं फोर्स की बात करूंगा, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, किस फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल और कुछ, सिंगल एक्सटर्नल फोर्स और रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। रिजल्टेंट याद रखना, जब भी मैं यहाँ पे फोर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल फोर्स, ये कौन सी होगी, एफ नेट एक्सटर्नल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चाहे हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, चाहे वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, अगर हम कहीं पे फोर्स की बात करेंगे, फोर्स कौन सी होगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स। और ये हमेशा क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। अच्छा अगर दो फोर्सेज का रिजल्टेंट निकालना हो F1 और F2 का, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप, अक्षय शर्मा बोलो, दो फोर्सेज F1 F2 का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, अब बोलो पूरा फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। कौन सा लॉ है ये, ट्रायंगल लॉ भी बनता है और पैरेललोग्राम भी बनता है। अच्छा इसमें कितनी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला गया, और अगर दो से ज़्यादा निकालना हो तो पॉलीगन लॉ यूज़ करते हैं, बट पॉलीगन लॉ अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है मेथड। हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन। अपनी कॉपी पे छोटा सा काम लिख लो कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स निकालने तो क्या क्या यूज़ करोगे। यहाँ तो आप यूज़ करोगे ट्रायंगल लॉ, यहाँ क्या यूज़ करोगे, पैरेललोग्राम लॉ, यहाँ क्या यूज़ करोगे, रेजोल्यूशन। बेटे फर्स्ट पेज पे लिख लेना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वो क्वेश्चन जैसे आएगा तो मैं पूछूंगा कि अब क्या करें, तो आपको फर्स्ट पेज से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, यहाँ पैरेललोग्राम लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेस्ट ऑप्शन होती है मल्टीपल फोर्सेज में, ठीक है ना, लिख लेना। रेजोल्यूशन कब लगाना है, जब क्या होगी, मल्टीपल फोर्सेज होंगी। मल्टीपल का मीनिंग क्या हो गया, ओनली टू और मोर देन टू, मोर देन टू। मोर देन टू में यही अप्रोच चलती है, रेजोल्यूशन करके रिजल्टेंट निकाल दो। और ये दोनों ऊपर दो कब यूज़ करते हैं, जब टू फोर्स होते हैं। तो ये फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे हमने पढ़ना है कि फोर्स से क्या निकालना, वर्क निकालना है, इसमें भी वर्क निकालना है, वर्क। एक फोर्स कौन सी होगी, वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स, और एक होगी कांस्टेंट फोर्स।
इस चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक ये होगा, करेंगे सीक्वेंस में। पहले सारे इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ये आपने कॉपी पे लिखना है। बेटे कल मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्ड वेरिएबल आता है, फोर्स वेरिएबल हो, तब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। तो याद रखना कि जहाँ पे भी वेरिएबल फोर्स आ गया, वेरिएबल फोर्स एग्जांपल क्या होगी, ऐसे AT स्क्वायर प्लस BT, यहाँ से इस फॉर्म में होगी। यहाँ पे T कौन होगा, मगर ये फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रही है कि पोजीशन के साथ, और ये भी फोर्स हो सकती है AX स्क्वायर प्लस BX, इसमें x कौन है, पोजीशन। ये दोनों किसकी एग्जांपल हैं, वेरिएबल फोर्स की। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन, और सेकेंडली क्या करना पड़ सकता है, ठीक है, दो चीज़ें। और कांस्टेंट फोर्स तो बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। क्लास 9th में आपने वर्क चैप्टर पढ़ा था, उसमें वर्क डन कैलकुलेट भी किया होगा। उसमें कौन सी फोर्स से डिस्कस करते थे, वेरिएबल के इन कांस्टेंट फोर्स। तो ये वाला, ये क्लास 9 का काम है, ठीक है। अभी भी आपको मे बी MCQ आ जाए पेपर में 1 नंबर का, बट अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। लिख लो न्यूमेरिकल वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क, और ये किस में आएगा, 1 मार्क, मार्क कर लो। इसके ऊपर सिर्फ क्या आएगा, ये न्यूमेरिकल है, 3 मार्क क्वेश्चन। और ये वाले 3 मार्क क्वेश्चन को करने के लिए आपको मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सब आना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन बोलेंगे, कोई भी फोर्स दे देंगे, फोर्स का वर्क डन निकाल लो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। पहले यहाँ तक हमने अभी तक क्या किया, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ ली के वो पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्वांटिटी में ये सब चल रहा है, ठीक है। वर्क का ये वाला पार्ट करना। नेक्स्ट हमारा टर्म आएगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, हेडिंग डालो। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आएगा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटे इस टॉपिक के ऊपर ना MCQ आना और असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है। लिख लो, हेडिंग डालो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और साइड पे लिख लो MCQ और असर्शन रीजन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फोर्सेस, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फोर्सेस। जब MCQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे तब डायरेक्टली क्वेश्चन आता, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब नहीं आएगा, अब क्या होगा, एक MCQ देंगे, उसमें 4 ऑप्शन होंगी, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी तो ये आप करोगे ना, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये याद रखना आपने, ठीक है, क्लियर हो गया। ये था वर्क के बारे में, फोर्स के बारे में। फिर नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कब अटेन करता है बॉडी, एनीवन, मूवमेंट, व्हेनेवर बॉडी मूव्स काइनेटिक एनर्जी इज देयर, ठीक है। बिना काइनेटिक एनर्जी के बॉडी को मूव कर सकती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, हाफ mv² फॉर्मूला सभी ने पढ़ा, ये तो आता है। बट पोटेंशियल एनर्जी कब एग्जिस्ट करती है और कहाँ पे होती है, पता किसी को? अच्छा, आपने कहा हाइट पे, तो हाइट पे कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी है? इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रिकल तो +2 में पढ़ेंगे, बट इलास्टिक और ग्रेविटेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। अगले पॉइंट में लिखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी नहीं पढ़ा आपने, ये फर्स्ट टाइम पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स लिखो, 2 मार्क न्यूमेरिकल, डेफिनेशन नहीं आने वाली, 2 मार्क न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये कम्पिटिटिव पेपर में भी आता है न्यूमेरिकल इसके ऊपर, ठीक है। लेवल बिल्कुल बोर्ड का सेम है, जो नीट और जेईई मेंस का लेवल होगा, ठीक है, वही बोर्ड का लेवल होगा, ठीक है। उससे कम नहीं होना, उससे ज़्यादा नहीं होना, ठीक है। तो अपनी तैयारी उस तरीके से रखनी है कि मैक्सिमम आपको जो रेफरेंस बुक दी हुई है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व कर लो, ठीक है, तभी बड़े अच्छे नंबर आएंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे सर, नोट्स ही लर्न करी जाओगे, पास भी नहीं हो सकते, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमारे अच्छे नंबर आएंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे बायोलॉजी, ठीक है। लिख लिया कंजर्वेटिव फोर्स और रिलेशन किस में लिखा, पोटेंशियल एनर्जी। 2 मार्क न्यूमेरिकल लिख दो, MCQ लिख दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसको चाहे बॉक्स में भी डाल लो।
मैंने अभी तक 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट बोले हैं, एक ये वाला, इससे पहले कौन सा बोला था, कौन सा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव ना, उसको मार्क करो। ये पेट क्वेश्चन हर साल आते हैं पेपर में, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये भी कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमारा ये चैप्टर आगे आएगा, टाइप्स ऑफ एनर्जी लिखो, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिसोर्सेज लिख देना, टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कितने तरह के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट रीड करना है, बड़े कम चांस है पेपर में आए, बट एग्जामिनर का पता नहीं कि 1 मार्क एमसीक्यू में पूछ ले, ठीक है। तो लिख लेना, आएगा तो सिर्फ इसके ऊपर एमसीक्यू, कोई डेफिनेशन नहीं आनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा आपके पास, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर लिखो 2 मार्क डेरिवेशन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 मार्क डेरिवेशन होगी अगर आएगी, और न्यूमेरिकल, 2 मार्क डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। ब्रैकेट में लिख लो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, स्प्रिंग पढ़ेंगे हम, यहाँ पे लिखो स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग, ये उसी के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ब्रैकेट में डालना आपने कि आपने अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे तो कहाँ पढ़ोगे, जब स्प्रिंग को क्या करोगे, स्ट्रेच करो, यहाँ क्या करोगे, कॉम्प्रेस करोगे। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, आपने स्प्रिंग को पहले 4 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, फिर आपने उसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर और स्ट्रेच कर दिया, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच मोर एनर्जी स्टोर्ड, ऐसा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन ऐसा पेपर में याद रहेगा। इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है, इफ अ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 4 सेंटीमीटर, if a spring stretched by 4 centimeter and then again by 2 centimeter further and then again 2 centimeter further, calculate amount of work to do so, calculate amount of work to do so। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, बट पहले हम ये करेंगे, ठीक है। स्टार्ट हुआ लेक्चर, ये चीज़ क्लियर होगी। पहले ये था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर टॉपिक। नेक्स्ट क्या लिखवाई थी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बोली थी, ग्रेविटेशनल। लिखो, इस साल क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पेट क्वेश्चन क्या आता है, लिखो शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is conservative in nature, gravitational force is conservative in nature। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसके 3 या 4 केसेस होते हैं, वो करने होते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, ये आता होता है इस चैप्टर में से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। यहाँ तक है वर्क एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम द वर्क एनर्जी का जो हमारा एसोसिएटेड टॉपिक है दैट इज कोलिजन। लिखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हेडिंग डालो कोलिजन्स, ठीक है। कोलिजन एज कम्पेयर टू वर्क पर एनर्जी लेंथ ही नहीं है। कोलिजन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन 2 बॉडी कोलाइड। हम ना इस चैप्टर में ना रियल बॉडी कोलिजन नहीं पढ़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि कार से कार कोलाइड कर गई है या कोई रियल लाइफ बॉडी स्टोन से स्टोन कोलाइड कर रहा है, वो हम नहीं पढ़ रहे। हम इसमें सब एटॉमिक, लिख लो व्हाट विल स्टडी हियर, कोलिजन अमंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन अमंग सब एटॉमिक पार्टिकल। बेटे सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन होते हैं, सब एटॉमिक कौन हो गए, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें कोलिजन्स पढ़ेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल भी करोगे ना तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस से कोलिजन होगा, न्यूक्लियस का किसी न्यूट्रॉन से कोलिजन हो जाएगा, या प्रोटॉन से हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो कि लिख लिया आपने कोलिजन। फिर टाइप्स ऑफ कोलिजन आ जाएंगे। फिर इसके ऊपर लिखो टाइप्स ऑफ कोलिजन एंड देयर प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कोलिजन एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर आएगा एमसीक्यू। अगेन जितने भी चैप्टर्स होंगे जहाँ जहाँ करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होंगी, क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं आना, उनमें से क्या आएगा, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर दिस फोर्स और नॉट ट्रू फॉर दैट फोर्स, ठीक है। कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के लिख लो, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक।
कोलिजन के टाइप्स कितने हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क आता है, लिख लो 5 मार्क क्वेश्चन कौन सा आएगा इस चैप्टर में, इस पार्ट में से। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज in one dimensional head on collision। वन डायमेंशनल का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। हेड ऑन का मीनिंग क्या होगा, आमने सामने, स्ट्रेट लाइन में हेड ऑन कोलिजन। वो कहेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ये है, ये आगे जा रही है, पीछे आ रही है, ठीक है। अगर इनमें कोलिजन करवाना है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, या ये लार्जर बॉडी है, स्मॉलर है, बताओ इनमें कोलिजन कब होगा, दोनों की स्पीड में किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा। तो पहले तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, अगर पीछे से कोलिजन हो रहा है तो पीछे वाली बॉडी की स्पीड क्या होनी चाहिए, आपको हमेशा इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों की पता होगी न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में। ये जब कोलाइड करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कोलाइड करें, हो सकता है इकट्ठे जुड़ के आगे चले जाएं, कोइल्स हो जाएं, हो सकता है ये इसको धक्का दे दे, खुद दोनों ही आगे जाएं, बट ये स्लो हो जाए, ये क्या हो जाए, फास्ट। हो सकता है ये रुका हुआ है, ये कोलाइड करके इसको स्टार्ट कर गया, या ये कोलाइड करके पीछे आ गया। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर, या दोनों जा रहे थे, ये हिट किया, दोनों ही ऐसे चले गए। न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़, हमने हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में मैथमेटिकली हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई ऐसे कब होगा, इकट्ठे कब जाएंगे, ये फास्ट कब होगा, ये स्लो कब होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। और लिख लो आगे न्यूमेरिकल, नीचे लिखो न्यूमेरिकल, इसके साथ ही टॉपिक मार्क कर लिया ना, डेरिवेशन 5 मार्क। तो ये तो आप लिख लो, चाहे आपके अगस्त के पेपर्स हों, चाहे आपके दिसंबर के हो, चाहे फाइनल हो, एक बार ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। तो वर्क पर एनर्जी में मान लो अगर ब्लूप्रिंट में आपको मिलता है कि 5 मार्क क्वेश्चन आ रहा है वर्क पर एनर्जी में, तो 90% चांसेस है वो 5 मार्क क्वेश्चन कौन सा होगा, कोलिजन इन वन डायमेंशन, मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ वर्क पर एनर्जी, ठीक है। 90% चांसेस पेपर में आती है, ठीक है, हर साल आई हुई है, चॉइस में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, 5 नंबर में भूल आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कोलिजन इन 2 डायमेंशन, एक और 5 नंबर क्वेश्चन है, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अभी क्लास के बाद कौन सा, शिफा मैम का रिसोर्स मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे है, ये देखो बेटे, ये कौन तुम्हारी बुक्स हैं, कोई है पड़ा हुआ कॉपी पेज यहाँ पे बेटे, यहाँ पे तो नहीं है कोई, ये ले जाओ। अच्छा क्या कह रहे थे हम, कोलिजन इन 2 डायमेंशन, मार्क करो कोलिजन इन 2 डायमेंशन एंड शो दैट फॉर identical masses, and show that for identical masses after collision they move apart at right angle, ब्रैकेट में लिख लो इलास्टिक कोलिजन, दे मूव पार्ट एट राइट एंगल लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखो इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये सेकंड 5 मार्क डेरिवेशन है, 3 नंबर में बन जाता है क्वेश्चन। अगर पहले वाला क्वेश्चन आ गया तो सेकंड नहीं आएगा, सेकंड आएगा तो फर्स्ट नहीं आएगा। इस बार फाइनल बोर्ड्स में सेकंड वाला पार्ट आया था 3 मार्क्स में, कि कह रहा है कि अगर ये दो बॉडी, ये बॉडी रेस्ट में मान लो, ये आगे इसको हिट करती है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते, ये 2 डायमेंशन में चले जाते हैं ऐसे, एक इधर एक इधर, तो इन दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये जेई मेंस जनवरी 2024 में 1 मार्क MCQ आया था कि 2 बॉडीज हैं, आइडेंटिकल मासेज हैं, कोलाइड किए, दोनों मूव अपार्ट हो गए, दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बोर्ड्स में हमें 3 मार्क में प्रूव करने को आया, और ये डायरेक्ट आंसर जेई मेंस में भी आया क्वेश्चन, ठीक है। तो रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। यही क्वेश्चन का MCQ बन के भी आ सकता है कि एक बॉडी ने बेस लाइन, यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया, बताना आंसर मेरे को, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये बॉडी है, ये बेस लाइन, इसको कोलाइड की, फर्स्ट बॉडी इधर चली गई, सेकंड बॉडी इधर चली गई, दोनों में टोटल एंगल कितना है, क्या बताया मैंने, 90। बट कोलिजन कौन सा होना चाहिए, इलास्टिक या इनइलास्टिक, इलास्टिक। मान लो पेपर में दे दिया कि एक बॉडी ने अपनी बेस लाइन से कितना एंगल बनाया, 53 डिग्री, तो दूसरी बॉडी ने कितना बनाया होगा, 37 डिग्री। बेटे MCQ हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये पेपर में ये लिख लो, आगे लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो MCQ बेस्ड ऑन अबव प्रॉब्लम।
MCQ बेस्ड ऑन अबव प्रॉब्लम। मतलब आज जो 2 टॉपिक लिखवाए हैं, 5 मार्क क्वेश्चन फुल आ जाएगा, 1 मार्क MCQ आ जाएगा, 2 मार्क क्वेश्चन बन जाएगा। आना तो है ही है इन दोनों में से किसी एक में। वीडियो चल रही है ठीक भाई, ठीक है जी, चीज़ हो गई। यहाँ तक आके आपका चैप्टर कंप्लीट होना है, ठीक है। हाँ, एक टॉपिक और रहेगा इसमें, वो लिख लो, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। कोई बताएगा वर्टिकल सर्कल क्या चीज़ होती है? ऐसे फाइटर जेट देखे हैं रिपब्लिक डे परेड पे, वो ऐसे आते हैं, बिल्कुल हवा में उल्टे हो जाते हैं, बट वो नीचे नहीं गिरते, ठीक है। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बकेट लो, छोटी बकेट लेना, छोटी जितनी, पानी भर देना, उसको पहले ऐसे ऑसिलेट करवाओ, हल्का सा पानी स्प्लैश होकर बाहर गिरेगा, उसको एकदम से हाई स्पीड पे जग दो, पूरा टर्न कर दो हाई स्पीड पे, तो पानी नीचे नहीं आएगा, वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, बट पानी नीचे नहीं आएगा। ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पानी नीचे क्यों नहीं आता। अगर बकेट को ऊपर जाके बिल्कुल हम ऐसे टिल्ट करें, सारा पानी कहाँ जाता है, बट अगर वो सर्कुलेट करके जा रहा हो, घूम रहा हो, तो पानी नीचे नहीं आता। ये कौन सा क्वेश्चन है? मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अच्छा, मोशन इन वर्टिकल सर्कल मिलना कहाँ पे आपको, लिख लो। ये जो सर्कुलर मोशन के नोट्स मिले थे आपको, उसमें है ये सर्कुलर मोशन को सारा उन्होंने कोलैबोरेटिव इकट्ठा कर दिया था। उसमें फ्रिक्शन के क्वेश्चन भी आ गए थे, हमारे हॉरिजॉन्टल सर्कल यूनिफॉर्म भी आ गया था, मोशन इन वर्टिकल सर्कल भी आ जाएगा। बट ये वाला टॉपिक आना किस में है? वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। लिख लिया मोशन वर्टिकल सर्कल। लिखो इसके ऊपर NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, लिखो ब्रैकेट में लिखो NCERT। अगर आप वर्क एनर्जी पावर चैप्टर ओपन करोगे, उसमें आपको NCERT सॉल्व एग्जाम्पल मिलेगी, इसकी ब्लू कलर की एग्जाम्पल है। लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक का अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा है? मोशन इन वर्टिकल सर्कल की एग्जाम्पल। वो एक ही एग्जाम्पल में सारी डेरिवेशन कवर कर दी उन्होंने, हर चीज़ पूछ ली हुई है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को, ये देखो, ये क्या कर रहा है, इट इज़ इन द सर्कल और ऑसिलेटिंग। मैं इसको वेलोसिटी लिमिटेड दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ क्या कर रहा है? ऑसिलेट। अगर मैंने वेलोसिटी ज़्यादा दवा, सेमी सर्कल में भी आ सकता है ना। ऐसे मैंने वेलोसिटी क्या कर दी है? बढ़ा दी है। अगर मैं इसको और करूँ तो ये यहाँ तक भी जा सकता है। क्या कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया अभी? इट इज़ मोर देन सेमी सर्कल। अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज करूँ, ये फुल सर्कल भी घूम सकता है। ये आप खुद कर सकते हो। एक थ्रेड लो, नीचे हैवी मास स्टोन टाई कर दो, उसको खुद करो। आप नोटिस करोगे इफ़ यू ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड, तो पहले वो नीचे क्या कर रहा था? ऑसिलेट। फिर क्या होगा? सेमी सर्कल। फिर मोर देन सेमी सर्कल, और स्पीड बढ़ाओगे तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन करने की कंडीशन क्या होती है? MCQ लिख लो, लिखो कंडीशंस फॉर ऑसिलेशन, कंडीशंस फॉर ऑसिलेशन। सेकंड लिखो सेमी सर्कल, थर्ड लिखो मोर देन सेमी सर्कल। फर्स्ट है ऑसिलेशन, सेकंड है सेमी सर्कल, थर्ड है मोर देन सेमी सर्कल, और फोर्थ क्या है? फुल सर्कल, कंप्लीट सर्कल। लिखो MCQ न्यूमेरिकल। पेपर अगर इजी आया तो NCERT प्रॉब्लम आएगी। अगर पेपर इजी हुआ ना, सेम टू सेम उन्होंने NCERT प्रॉब्लम डालनी, क्योंकि इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और अगर पेपर डिफिकल्ट हो गया तो इसके ऊपर वो अपनी मर्जी से MCQ बना के डाल लेंगे, ठीक है। और MCQ के लिए आपको प्रॉपर टॉपिक्स वाली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और ये चैप्टर क्या है? इट इज़ ए क्यूमुलेटिव पता है ना, रिजल्ट है किसका? मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। जो अभी तक 4 चैप्टर किए हैं आपने, अपार्ट फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो सारे इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर पहले। सो मोशन वर्टिकल सर्कल, इसको भी 5 मार्क क्वेश्चन लिख लिया हुआ आपने, मोशन वर्टिकल सर्कल को साइड पे। सो इस चैप्टर में कोई पूछे कि 3 मेजर डेरिवेशन कौन कौन सी हैं? पहली तो होगी आपकी कोलिजन इन 1 डायमेंशन, दूसरी होगी कोलिजन इन 2 डायमेंशन, और तीसरी कौन सी होगी? मोशन इन वर्टिकल सर्कल। सिर्फ आप फाइनल पेपर में अगर आपने कोई चीज़ क्रैम करके जानी है, रट्टा लगा के जानी है, वो 3 डेरिवेशन ये लर्न करके जानी है इस चैप्टर में। बाकी सारी चीज़ें क्या करनी है? थ्योरी पढ़ ली है, अपनी जो भी बुक है उसमें 100 न्यूमेरिकल है, 120 है क्वेश्चन है, 150 है, 200 हैं, सारे खत्म करो। अनएक्सपेक्टेड है पेपर कहाँ से आएगा, बड़े 3 क्वेश्चन है जो हमें एक्सपेक्टेड होते हैं, इनमें से एक आ जाता है, ठीक है। सिर्फ 3 क्वेश्चन, बाकी सारा आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
कहाँ पे करने हैं? ठीक बेटे, 4th पीरियड में फिजिक्स का ही आज, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो नोट्स हैं सभी के पास? जिसके पास नहीं है तो आज स्कूल से फ़ोटो कॉपी करवा लो, मेरे पास पड़ी कॉपी, ठीक है, जिसको चाहिए होंगे लेके, ठीक है, रिसेस टाइम पे फ़ोटो कॉपी करवा लेना, ठीक है। तो हम पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन करते हैं, नोट्स में से बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो एनर्जी, हेडिंग डालो एनर्जी। आपको क्या लगता है हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। खाना खाते हैं, खाने में क्या और खाते हैं हम, क्या होता है उसमें मेजर एनर्जी प्रोवाइड करता जो? कार्बोहाइड्रेट। बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें कौन सी रिक्वायर्ड है? बड़े तरह के कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बट फंडामेंटल कौन सा चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास कितना? 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, क्या होता है बॉडी में जाते हैं उसको? कोई स्टेप पता है? ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? सेल्स में ग्लूकोज कहाँ से पहुंचा? ऑक्सीजन लेके गए ग्लूकोज। ब्लड में अंदर ग्लूकोज किसने डाला? ब्लड के अंदर ग्लूकोज कितना पे? विलियाए कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही क्यों वहां पे सेपरेशन हुई? स्टमक में क्यों नहीं हो गई? एब्जॉर्प्शन मेन है। तो ये प्रोसेस वर्ड क्या कहते हैं इसको? एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करेंगे कि एसिमिलेशन यूज करेंगे? एसिमिलेशन, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज पहुंच गया हुआ है, वहां पे उसकी ब्रेकडाउन हुई है। कौन सी प्रोसेस होती है वो? कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं उसको? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, सभी ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? कितने? हाँ, कितने एटीपी निकलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में? 38। कई बुक्स में 32 भी शायद लिखा होगा, बट 38 होता है, एनसीईआरटी 38 लिखती है, ठीक है। एटीपी एनर्जी करेंसी है, और आपको पता है कि एटीपी कॉरस्पॉन्डिंग कितने जूल्स में एनर्जी होती है? आपकी बुक में लिखा हुआ है 356 किलो जूल पर मोल। 1 मोल ऑफ एटीपी जो होगा ना, उसमें कितनी एनर्जी निकलेगी? 356 किलो जूल। ये एनर्जी मेरी बॉडी को मिलेगी तो प्राइमरीली क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल है वो काम करने शुरू करें। वॉलेंट्री तो मेरे कंट्रोल में है ना, इनवॉलेंट्री को प्राइम मिलती है एनर्जी। वो क्या करते हैं? ब्लड को पुश करते हैं, नीचे से ब्लड को ब्रेन तक भेजना, फिर नीचे ऐसे फुल बॉडी, ऐसा होता है ना। तो मूवमेंट हुई शुरू, कौन सी एनर्जी आई? जब मूवमेंट शुरू हुई ब्लड की, कौन सी एनर्जी आई? ड्यू टू मूवमेंट या मोशन कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितने तरह की होती है? एक होती है ट्रांसलेटरी, अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लो, एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर अगर एनर्जी एसोसिएटेड है, वो किस फॉर्म में है? अगर हमने फिजिक्स में पढ़ना है, उसको मेजर करना है। बायो में पढ़ लिया कि एनर्जी जनरेट कैसे हुई है, अब उस एनर्जी ने किया क्या? लिखो, एनर्जी इन सिस्टम 3 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट लिखो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी में क्या होता है? क्या मीनिंग होता है ट्रांसलेटरी? स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट और सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये कौन से मोशन है? ट्रांसलेटरी। फिर दूसरा क्या आएगा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमारी बॉडी में बोन्स हैं, बोन सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड के अंदर कौन सा मोशन होता है पार्टिकल्स का? वाइब्रेशन। दे कांट ट्रांसलेट, दे कांट रोटेट, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर गैसेज हैं, गैसेज में कौन से मोशन होते हैं? दे कैन डू वाइब्रेशन, दे कैन डू ट्रांसलेटरी एज वेल एज दे कैन रोटेट। थर्ड लिखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्या है? लिख लो। तो 3 तरह की एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है। लग गया पता? अभी आप सारे रेस्ट में बैठे हो, क्या आपकी टोटल एनर्जी 0 है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है ना? वो हाई टेम्परेचर क्यों है? बिकॉज ऑफ सम एनर्जी कंटेन्ड इन द बॉडी। लिखो सम टोटल ऑफ दीज एनर्जीज, सम टोटल ऑफ दीज एनर्जीज एसोसिएटेड विद द बॉडी, सम टोटल ऑफ दीज एनर्जीज एसोसिएटेड विद द बॉडी, क्या कहते हैं इसको? इंटरनल एनर्जी। व्हाट डू यू से? इंटरनल एनर्जी। हो गया ठीक? सो सम टोटल ऑफ दीज एनर्जी को मैं बोलना है इंटरनल एनर्जी। अब बताओ कि मॉर्निंग में आपने खाना नहीं खाया तो आपकी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होगी कि बढ़ गई? अगर आपने खाना खा लिया होता तो एनर्जी बढ़ जाती। यही चीज़ है ना। सो ये एनर्जी हमारी कौन सी है? इंटरनल एनर्जी है। अच्छा, इस इंटरनल एनर्जी से क्या होगा?
हमें क्या हेल्प मिलेगी इंटरनल एनर्जी से? क्या मिलेगी हेल्प इस इंटरनल एनर्जी से? वी कैन डू, लिखो, दिस इंटरनल एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड। बेटे ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं दो वेज में। पहला वे क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पहला वे क्या है? लिखो, ऑर्गेनाइज, एरो डाल के लिख लेना, ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी है, मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी आ गई, एनओसी यूटिलाइज करना, वी हैव टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। कितने वेज हैं यूटिलाइज करने के? दो वेज। पहला वे कौन सा है? एरो डाल के लिख लो, क्या लिखवाया मैंने? ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर। और दूसरा वे क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर। मेरी बॉडी में से एनर्जी ने ट्रांसफर होना है दो वेज में, यहाँ तो ऑर्गेनाइज्ड होकर निकलना है, यहाँ क्या होना है? अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, लिख लिया। ऑर्गेनाइज्ड के नीचे डाल दो यूजफुल वर्क। ऑर्गेनाइज्ड के नीचे क्या लिखोगे? यूजफुल वर्क। और अनऑर्गेनाइज्ड के नीचे क्या लिखोगे? हीट। क्या लिखना है अनऑर्गेनाइज्ड के नीचे? हीट। बेटे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, क्रिकेट ही खेल रहे हो या बास्केटबॉल खेल रहे हो, वट एवर द गेम यू प्ले, आपका एम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी हो वो सारी कहाँ यूटिलाइज होए? गेम में। बट आप चाहते थे कि आपकी बॉडी गर्म हो, कि आपकी बॉडी में स्वेटनिंग हो, आपकी बॉडी हीट रेडिएट करे। हम नहीं चाहते थे ना, क्योंकि वो हीट जो रेडिएट हो रही है आपकी बॉडी में से, क्या वो आपकी गेम में इंडल्ज हो रही है? वो तो एनर्जी क्या होगी? लॉस। तो अपनी पॉइंट नोट लिखो नीचे, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेन एवर एनर्जी ट्रांसफर्ड, वेन एवर एनर्जी ट्रांसफर्ड, there is always some loss of energy. Whenever energy is transferred, there is always loss in energy. ये होता ही होता है, we can't deny it। ना हम इसको रोक सकते हैं, ना हम इसको मना कर सकते हैं, इसने होना ही होना। ठीक है, आपको पता है आपके जो डीजल कार की एफिशिएंसी कितनी होती है? डीजल कार के अंदर पेट्रोल या डीजल यूज़ करते हो, बर्न करते हो, फिर गाड़ी चलती है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? उसकी एफिशिएंसी लेस देन 25% है। मीन्स अगर आपने डीजल कार ने 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की थी ना बर्न होके, उसमें मोर देन 75 जूल तो साउंड हीट में ही कन्वर्ट हो गई। गाड़ी चलाने के लिए कितनी एनर्जी बची? सिर्फ 25 जूल या उससे लेस बची। ठीक है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट। ठीक है, और हमारा एम क्या चल रहा है साइंस में कि क्या डीजल कार बंद कर देनी है कि इंजन की एफिशिएंसी पे वर्क करना। 1970s में जो कार होती है उनका पेट्रोल टैंक इतना बड़ा होता था। ठीक है, वो गैलन्स में पेट्रोल फिल करवाते हैं। आज हम क्या करते हैं? हम 5 या 10 लीटर फिल करवाते हैं, गैलन्स में तो नहीं फिल करवाते। रीज़न उस टाइम में कार एफिशिएंसी क्या थी? बड़ी पुअर थी, इंजन की एफिशिएंसी बहुत लो थी। अब एफिशिएंसी क्या हो गई हुई है? इंक्रीज़ हो गई हुई। बोलो बेटे क्या चाहिए आपको? बेटे मेरे पास अभी क्लास चल रही है, राजेश्वर सर से पूछो, ओ एटल लैब में होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटे, एफिशिएंसी की बात हो गई, एनर्जी क्लियर हो गई। अब मैं आपको ऑर्गेनाइज को बताएगा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या? बेटे असी ना इतों चल रहे हैं, किसी गुरुद्वारे मंदिर चल रहे हैं, रस्ते जा रहे हैं, ट्रैफिक च फस गए, बड़ी सारी भीड़ लगी हुई है, सारे का एम सेम है कि डिफरेंट है? ट्रैफिक दे विच किसी ने इधर जाना है, किसी ने उधर जाना है, तो ट्रैफिक दे विच की होंदे? केओस होंदे हैं, और केओस में एनर्जी क्या होती है? वेस्ट। जो असी गुरुद्वारे या मंदिर पहुँच गए, उत्थे सारे का एम की है? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। उत्थे प्लेजर, काम, बड़ा नॉइज फ्री एटमोसफेयर होंदा, ऐदा ही होंदा। ठीक है, अच्छा लगता है, ट्रैफिक में अच्छा नहीं लगता। तो द मीनिंग क्या होया? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगी वो हमेशा यूजफुल है, वो वर्क है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो सारी क्या है? हीट, वो वेस्ट है, हीट। तो इस चैप्टर में जब भी हम वर्क पढ़ते हैं साथ में एनर्जी आता है, ठीक है, और साथ में क्या आता है? पावर। पावर क्या आता है कि जब आपने वो एनर्जी को यूज़ कर लिया मशीन में, तो आपने इसकी एफिशिएंसी काउंट करनी है। ठीक है, तो लग गया पता दो चीज़ें। अब हम थोड़ा सा काम करते हैं, लिखो। अब मेरे को एक चीज़ बता दो, चलो मैं अभी रेस्ट में हूँ, तो मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है कि जब मैं मूव करूँगा? रेस्ट में एनर्जी ज़्यादा है कि मोशन में ज़्यादा एनर्जी? मोशन में क्यों नहीं है? अच्छा, कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो गई। जब मैं मूव कर रहा था, मैंने अपने पे फोर्स लगाई थी कि मेरे ऊपर फोर्स लगी थी? मैं अपने आप के ऊपर फोर्स लगा के अपने आप को मूव करवा सकता हूँ, वो तो मेरी इंटरनल फोर्स हो जाएगी। फोर्स हमेशा कौन सी होती है? एक्सटर्नल। यही पढ़ा ना हमने। जब हम चलते हैं हमारे ऊपर वर्क कौन करता है? फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ग्राउंड। इसका मीनिंग जब मैं चल रहा था, मैंने क्या लगाया था? एक्शन लगाया था। किस पे लगाया था? ग्राउंड पे। मैंने अपनी बॉडी से कुछ एनर्जी स्पेंड की ग्राउंड को पीछे पुश करने के लिए। क्या ग्राउंड पीछे पुश हुई? तो मैंने ग्राउंड पे कोई वर्क किया नहीं, बट ग्राउंड ने मेरे ऊपर वर्क किया।
मैं मोशन में आ गया, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी का कॉज कौन था? ग्राउंड। अभी मेरी कोई काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल है 0, बट जब मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी मैंने खुद से अटेन नहीं की, कहाँ से आई है? मेरे ऊपर वर्क किया गया। हाँ, मेरी बॉडी में कुछ एनर्जी लूज हुई है क्योंकि मैंने ट्राई टू स्लिप किया था बॉडी को, ग्राउंड को, बट वो ही नहीं। तो ओवरऑल बताओ कि मैं रेस्ट में हूँ, ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, कि मैं मूव करूँगा तब ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ? और अगर मोशन में आएंगे तो हमारे पास कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात करते हैं, बॉल है, बॉल सॉलिड है, इसके अंदर कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? सॉलिड बॉल के अंदर पार्टिकल्स के पास, पार्टिकल के पास कौन सी होगी? वाइब्रेशनल। बड़ी कम होगी, बड़ी ज़्यादा होगी? क्या ये अपने आप मूव करेगा? मैंने इसको पकड़ा, हवा में फेंक दिया, अब इसके पास अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी भी है प्लस काइनेटिक भी है। क्या वो काइनेटिक एनर्जी इसकी थी कि मैंने सप्लाई की थी? मेरी बॉडी से एनर्जी निकली थी, उसकी क्या बन गई थी? काइनेटिक एनर्जी। तो ज़्यादा एनर्जेटिक कौन है? बॉल एट रेस्ट और बॉल इन मोशन? बॉल इन मोशन। ठीक है, तो जब भी काइनेटिक अपनी कॉपी पे लिखो, हाँ पहले हेडिंग डालो एनर्जेटिक बॉडी, एनर्जेटिक। अब वॉक में जब कर रहे हैं तो प्रॉब्लम पता क्या है कि मेरे को जो काइनेटिक एनर्जी दी गई है वो किसने दी थी? ग्राउंड ने। पर ग्राउंड ने अपने आप तो नहीं दी थी, मेरे को ग्राउंड को क्या करना पड़ा था? बैकवर्ड पुश। ऑल्दो ग्राउंड मूव नहीं की, बट मेरी बॉडी से एनर्जी तो रिलीज हो गई ना। तो उस केस में मेरी बॉडी जब मैं मूव करूंगा, ऑल्दो आई हैव सम काइनेटिक एनर्जी, बट मेरी बॉडी से एनर्जी क्या हो रही है? ड्रेन हो रही है। तो कंपैरेटिवली मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट को या कार को पुश करते हो, इंजन ऑयल डालते हो, पेट्रोल डालते हो, बर्न करते हो, चलाते हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। बिकॉज सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? एक्सटर्नली हो रही हैं। कार खाली है, उसका वेट है 1000 किलोग्राम, उसमें आपने 10 लीटर पेट्रोल डलवा दिया, वेट बढ़ गया, एनर्जी उसके पास एक्सटर्नली ज़्यादा आ गई, फ्यूल बर्न करेंगे वो चलेगी। वो सारी चीज़ें कहाँ से हुई हैं? एक्सटर्नल फ्यूल डलवाने से ना, फ्यूल ना डलवाते चलती वो। तो बॉल ऑब्जेक्ट, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमने एक स्प्रिंग को खींच दिया, हमने बॉल को पुश कर दिया, कैरम बॉल हिट किया, वो सामने गई, वापस आई, वर्क डन कितना हुआ ये बताओ, एनर्जी लॉस कितना हुआ, गेन कितना हुआ। ये सारी चीज़ें कब होनी है? जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, क्लियर होगी चीज़ पहले ये? चलो अब पहले हेडिंग डालो, एनर्जेटिक बॉडी लिख ली। अब एक छोटी सी चीज़ करनी है हमने मैथमेटिकली, उसके बाद चैप्टर शुरू होगा। लिख लो, एनर्जेटिक बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड एक्सटर्नली। Energetic body has kinetic energy supplied externally, will have more energy as compared to object at rest, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको मैं लिख दूंगा E से, ये होता है हाफ mv²। सभी को पता है ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मे बी 9 से पहले भी कभी पढ़ा हो, हाफ mv²। आज हम इसको थोड़ा सा ना और डिफ़िकल्ट बनाते हैं इस चीज़ को। ये v² है, ये हमेशा स्पीड होती है कि वेलोसिटी भी हो सकती है? स्ट्रेट लाइन में वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी भी तो हो सकती है। और आपको पता है a.a कितना होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दोनों सेम है, a वेक्टर भी इधर है, दूसरा a वेक्टर भी क्या है? सामने। दोनों में एंगल कितना है? सेम है ना। पहले का a.b का फॉर्मूला कोई बताए, क्या होता है a.b का फॉर्मूला? a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, a.a में पहला वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना आया? a, दूसरे का भी कितना आया? a, दोनों में एंगल कितना है? a इंटू a क्या हो गया? तो अपनी कॉपी पहले लिखो ये। तो इसका मीनिंग जो एनर्जी काइनेटिक होगी उसको लिख सकते हैं ऐसे, v.v कर सकते हो। ये कभी आपने सोचा नहीं है, फर्स्ट टाइम है, बिकॉज वेक्टर हमने पढ़े क्लास 11th में। ये ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv.v बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? वी कैन से। ठीक है, अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैं रेस्ट में हूं तो मेरी टोटल एनर्जी फिक्स्ड है, मेरी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना कोई ट्रांसफर हो रहा है, ना कोई ऑर्गेनाइज ट्रांसफर है, ना कोई अनऑर्गेनाइज है। ठीक है कि नहीं? वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी का क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर। मीन्स यहाँ पे एनर्जी को क्या करना पड़ना है? चेंज करना पड़ना। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मेरी एनर्जी बॉडी में से कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी?
तो मेरी एनर्जी टाइम के साथ क्या हो रही है, अगर मैं कुछ भी ना करूं, मैं सारा दिन बैठा रहता हूं, 3-4 घंटे के बाद मेरे को खाना खाना पड़ना कि नहीं, कि मेरी एनर्जी बॉडी की क्या हो रही है, ड्रेन हो रही है स्टैंड बाय मोड पे। तो अब ये बताओ कि अगर दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दें DE/dt से, तो इसको क्या बोलेंगे, एवरेज चेंज इन एनर्जी और इंस्टेंटेनियस चेंज इन एनर्जी। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। क्या बॉडी का मास चेंज होता है? नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? पूरी +1 आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसमें मास क्या रहता है, सेम। ठीक है, कोई बच्चा बताएगा दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है A एंड B, उनकी डेरिवेटिव करना, कोई फॉर्मूला याद है किसी को? याद है ddx ऑफ uv क्या था, किसी को पता हो? दो क्वांटिटीज हो, आपने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। पता किसी को फॉर्मूला? फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को कर दिया प्लस, फिर क्या किया, सेकंड को छोड़ दिया। अगर यहाँ पे 3 क्वांटिटीज होती तो क्या करते, पहले फर्स्ट को करते, बाकी 2 लीव कर देते, फिर सेकंड को करते, फर्स्ट एंड थर्ड लीव कर देते, फिर थर्ड को करते, फर्स्ट एंड सेकंड लीव करते। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोल रहे हैं इसको, अपनी कॉपी पे लिखो, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, हमें पता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, चेंज करेंगे, 2 चीज़ें होंगी, या तो वेस्ट होगी या क्या होगी, यूजफुल वर्क। ठीक है, बट चेंज तो करना ही पड़ना है ना। तो चेंज कौन करता है, इंटीग्रेशन चेंज फाइंड आउट करता है कि डिफरेंशिएशन? अगर आपने चेंज फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करता है कि इंटीग्रेशन? इंटीग्रेट करता है टोटल, और डिफरेंट क्या करता है, चेंज। क्या ये चेंज बहुत स्मॉल है कि मेजरेबल है? बहुत स्मॉल। अभी स्मॉल पे चलेंगे, फिर आगे मेजरेबल पे भी आएंगे। यहां तक आ गए? अच्छा बताओ, फिर इस फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? यहाँ पे u भी कौन है, v, और v भी कौन है, सेम ही है। क्या बनेगा आंसर, डेरिवेटिव करके अपनी कॉपीज पे लिखो। सो DE/dt हाफ m, पहले आपने फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन कर दी, फिर आपने फर्स्ट वाले की डिफरेंशिएशन की, सेकंड को। कोई बच्चा बताइए कि dV/dt क्या होता है? क्या होता है dV/dt? अच्छा, क्या ये 2 चीजें सेम है? क्या डॉट प्रोडक्ट की कोई डायरेक्शन होती है? डॉट प्रोडक्ट की कोई डायरेक्शन आती है? चाहे A डॉट B करें, चाहे B डॉट A करें, आंसर क्या आएगा, सेम। बट A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम होते हैं? नहीं। MCQ भी आपको पता ही आता है ऊपर में, A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, -B क्रॉस A, बट A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। तो क्या इन दोनों को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, V डॉट dV/dt? अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताओ भाई ये कौन है, dV/dt कौन है? अच्छा, एक्सप्रेशन को अलग कर लिया, इसको अलग कर सकते हैं इसको आगे, इसको पीछे। MA कौन होता है, पढ़ा था? क्या ये सिंगल फोर्स होती है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है? नेट एक्सटर्नल। किस लॉ के ऊपर में पढ़ा था आपने, कौन सा लॉ था ये, न्यूटन सेकंड लॉ। यहां तक आ गए? अच्छा, DE इधर रहने दिया, DT उधर ले गए। ये क्या है, DE, स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये, और ये कौन है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम, क्लास 7th में पढ़ा आपने पहली बार। डिस्टेंस, यहाँ पे वेलोसिटी इन टाइम में तो डिस्टेंस आएगा, कुछ और आएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या वो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगी या लार्ज होगी? क्यों स्मॉल होगी, टाइम कम है। इसको लिखेंगे F नेट एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। तो ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये वाला। ये क्या शो कर रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी की टोटल एनर्जी में चेंज आएगा तो वो एनर्जी कहां जाएगी, कहां जाएगी एनर्जी? क्या मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर से एनर्जी जब निकलती है, यहाँ तो हीट होती है, यहाँ क्या होती है, वर्क होता है, यूज होता है।
यहाँ पे मैंने क्या बताया कि वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं वर्क डन। पढ़ा ना आपने, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो भी आप वर्क कर रहे हो, ये क्या है, यूजफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में से एनर्जी निकाल ली, उसको ट्रांसफर किया, अगर वो यूज हो गई है तो क्या बन गया, वर्क बन गया। अगर वेस्ट हो गई तो क्या हो गया, हीट हो। ठीक है, तो ये लिख लो अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, वर्क डन। टॉप से लिख लिया, ऊपर ऊपर लिख लिया, नोट कर लिया सभी ने, लिखो। परविजत लिख लिया, मंत्रम लिख लिया आपने सारा, लिखो। इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 35 to 38 मार्क का पेपर कंप्लीट होता है फाइनल्स में इस चैप्टर के बाद। और अगर फर्स्ट बुक कंप्लीट करते 45 मार्क तक कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट बुक में इसके पास 2 चैप्टर पढ़े हैं और वो इजी हैं। ग्रेविटेशन तो प्योरली वर्क पर एनर्जी के एक्सटेंशन ही है। वर्क पर एनर्जी आता होगा तो ग्रेविटेशन हो जाना। ठीक है, जो टर्म्स यहाँ पढ़ेंगे सारी टर्म्स हमने उसमें पढ़नी है सेम। ठीक है, देखो इधर लिखो, देयरफॉर dw इक्वल टू de, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लास 9th में भी किया हुआ आपने ये, कि वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स आल्सो ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जड़ी मर्जी फोर्स है, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, जो मर्जी फोर्स हो, रिजल्टेंट फोर्स का जो भी वर्क डन होगा हमेशा क्या करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेचर में कुछ फोर्सेज हैं जिनका वर्क डन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। वो मैं बताऊंगा आगे कौन सी फोर्सेज का वर्क डन हमेशा 0 होता है। और ये वर्क डन स्मॉल है कि लार्ज है, तो स्मॉल वर्क का फॉर्मूला लग गया पता। आपको क्या चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। ये ठीक है। अब कोई बच्चा बताइए कि भाई टोटल वर्क डन कैसे निकाल लें। ये छोटी सी चेंज है ना, छोटे को बड़ा कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन। मीन्स अब हमें क्या करनी पड़नी है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे फिर से 2 चॉइसेस हैं, ये निकले नीचे। एक है कि आपने वर्क डन किया, इंटीग्रेट किया और आंसर आपका आ गया नेट एक्सटर्नल नेट डॉट आर। बताओ इस एक्सप्रेशन में चेंज किस में आया, इन दोनों में फर्क किस में है। पहले डिस्प्लेसमेंट छोटी थी, अब क्या हो गई, क्या फोर्स में कुछ चेंज किया गया। कौन सी क्वांटिटी में चेंज नहीं आता, जो वेरिएबल होती है कांस्टेंट होती है। ये बहुत इजी है। अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स है जो आपने न्यूमेरिकल में खुद प्रिडिक्ट करनी है कि ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, हम न्यूमेरिकल करेंगे तब पता चलेगा। अगर आपकी फोर्स क्या है, कांस्टेंट, तो आंसर निकालने बहुत इजी होते हैं। सिंपल नेट फोर्स ढूंढो, डिस्प्लेसमेंट ढूंढो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे ना करो। बट सेकंड केस में आपका आंसर हमेशा ऐसे ही निकलेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होना। ये आगे क्यों नहीं एक्सटेंड हो रहा, बिकॉज फोर्स की क्या होनी है यहाँ पे, इंटीग्रेशन होनी है। तो ये 2 स्टेप्स लिख लिए। इसके नीचे लिखो फॉर कांस्टेंट फोर्स, फॉर कांस्टेंट फोर्स, एक जोत ये चल रही, फॉर कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली इंटीग्रेट, फॉर कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली इंटीग्रेट द डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इंटीग्रेट द डिस्प्लेसमेंट। कल जब हमने अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल करने हैं ना, तो मैंने अपने पूछना है फॉर्मूला कौन सा लगाएं, डायरेक्टली इंटीग्रेट द डिस्प्लेसमेंट, बस। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। यूज डॉट प्रोडक्ट ओनली, नीचे लिख लो यूज डॉट प्रोडक्ट ओनली, बस। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और इस केस में क्या लिखोगे, वी हैव टू इंटीग्रेट फोर्स, वी हैव टू इंटीग्रेट, लिख लो फोर्स। उसके नीचे कुछ नहीं करना, सिंपल आंसर आएंगे क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको। ठीक है, अब ये एक चीज देखो, ये कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ये ग्राफ किस में ड्रॉ किया,
नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। ये ग्राफ ना ऐसे बना, क्या ये बता रहा है, ये सजेस्ट करता है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है कि फोर्स चेंज हो रही है। कैसे हो चला फोर्स चेंज हो रही है? बेटे जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स की वैल्यू फिक्स्ड है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स मान लो 1 है। डिस्प्लेसमेंट 1 हुई, फोर्स तब भी कितनी है? 1। डिस्प्लेसमेंट 2 हुई, फोर्स तब भी कितनी है? ये कौन सा केस है? पहले वाला केस है कि सेकेंड वाला केस? क्या इसका स्लोप निकालना ईजी है? क्या इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालना ईजी है? ठीक है, अब अपनी कॉपी में लिख लो, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। एमसीक्यू भी आ सकता है। एरिया अंडर, मान लो ये वाला एरिया निकाला, एरिया अंडर, ये लिखो, बताता हूं मैं। ये ग्राफ ड्रॉ किया है, किसमें ग्राफ बनाया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व शोज वर्क डन, शोज वर्क डन। क्या ये एरिया निकालना इजी है कि डिफिकल्ट है? ये इजी क्यों है? क्योंकि फोर्स क्या है? कांस्टेंट। लिख लो, ये कौन सी फोर्स है? और ये ग्राफ बताओ, क्या ये एरिया निकालना इजी है? क्या यहां से यहां तक जब गए हैं फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है कि सेम रह रही है? इस केस में क्या है? वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स का एरिया, इस ग्राफ का एरिया आप नॉर्मल मेथड से तो निकाल ही नहीं सकते। किया कभी ऐसा एरिया निकाला है? इसको कैसे काउंट करते हैं? आपने +2 में ना एक चैप्टर पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्या पढ़ना है? उसमें आपको ऐसे कर्व्स मिलेंगे, तब आप इंटीग्रेशन की हेल्प से इनके एरिया निकाल लोगे। पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में, और हमने फिजिक्स में पहले ही पढ़ लेना, न्यूमेरिकल्स में। तो पहले यहाँ तक क्लियर हो गया। आज हमने क्या करा? पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी कि वर्क करने के लिए क्या चाहिए। पहले एनर्जी आता है कि पहले वर्क आता है? पहले एनर्जी आता है कि पहले वर्क आएगा? एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर होगा कितने वेज में? कौन से 2 वेज होंगी? यूजफुल एंड नॉन यूजफुल, मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। हम किससे कंसर्न है? ऑर्गेनाइज से कि अनऑर्गेनाइज से? और अनऑर्गेनाइज आएगा हीट, वो हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स में एंड में। अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सिर्फ ऑर्गेनाइज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हमने उसके 2 फॉर्मूले पढ़े वर्क के। सिंपल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट पर निकालोगे तो वो होगा कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, और अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? वेरिएबल। ग्राफ से भी आंसर आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लेक्चर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, उस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। ठीक है, हो गई स्टार्ट। चलो बेटे आइए ना पहले फॉर्मूले कर लेते हैं वर्क पावर एनर्जी में जो हमने यूज़ करने हैं। इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दी सारी। ठीक है, स्टार्ट पहले करना कि पहले वर्क होता क्या है। तो नोट सभी के पास हैं। तो वर्क कब डन होता है? व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो एग्जांपल है कि ये कॉपी है, अभी इस कॉपी के पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्या ये कॉपी अपने आप मूव करेगी? अगर ये अपने आप मूव करेगी तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी, और इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है, अच्छा अगर इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, ये लगा दी और ये मोशन में आ गई, कॉपी रेस्ट में ज़्यादा एनर्जेटिक थी कि मूविंग कॉपी ज़्यादा एनर्जेटिक है? मूविंग ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई? कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? काइनेटिक। अच्छा ये अब ये मूव कर रहा है तो इसकी अपनी एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर्ड है वो यूज़ हो रही है कि एक्सटर्नल फोर्स वो कर रही है? मीन्स अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी थी वो यूटिलाइज होगी टू मूव इट, और जब मैं इसको मूव करूँगा क्या मेरी बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होगी, ट्रांसफ़र होगी, वो 100% ट्रांसफ़र होगी, कुछ वेस्ट भी होगा? ये रिक्वायर्ड है, ये नेसेसरी है कि आप जब भी एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हो देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी लॉस्ट होती है उसको किस फॉर्म में अपेयर होती है? हीट, लाइट, हीट एनर्जी हो जाएगी, या लाइट एनर्जी होगी, या साउंड एनर्जी हो जाएगी। आप इस कॉपी को काफ़ी देर तक होल्ड करके खड़े रखो, ठीक है, यू विल फील यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कॉन्टैक्ट बढ़ा हुआ है, कॉपी इज ट्राइंग टू स्लिप डाउनवर्ड। मैंने कॉपी ऐसे पकड़ी हुई है, क्या नीचे स्लिप कर रही है? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है स्लिपिंग से? तो फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क कर रही है ना, और फ्रिक्शन क्या कर रही है? इसको अपोज कर रही है स्लिपिंग से। काफ़ी देर तक मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद देखूंगा मैं अपने हाथ लाऊंगा, मेरे फिंगर और थंब क्या होंगे?
गर्म हो जाएंगे। इसका मीनिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज़ हुई थी वो वेस्ट हो गई हीट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्क दिया हुआ है, बताया हुआ है कि वर्क हमेशा कौन करता है? फोर्स। यहाँ पे लिखा फोर्स। ये कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं? सिंगल फोर्स है कि रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट हमेशा एक्सटर्नल होती है कि इंटरनल भी होती है? नॉन ज़ीरो। जब भी आप फोर्स की बात करोगे आपने हमेशा कौन सी फोर्स स्टडी करनी है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्या बात करनी है? नेट एक्सटर्नल, कभी सिंगल फोर्स की बात नहीं करनी। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगी F, कितने एंगल पे लगी है? थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ऐसे लगी है ना। अब ब्लॉक को जब ऐसे खींचेंगे, ब्लॉक आना तो इवेंचुअली ऐसे चाहिए था, बट अगर ब्लॉक हैवी होगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि फॉरवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा ना। तो अगर ब्लॉक फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का? F cos थीटा क्या साइन थीटा? यहाँ पे cos ही क्यों आया? थीटा के साथ कंपोनेंट है। डिस्प्लेसमेंट इधर है, एरो आ गया ना। तो आपने जब भी वर्क डन काउंट करना है, फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट एस। ये कैसे आया ये मैंने प्रूव कर दिया वो प्रीवियस लेक्चर में, अभी सिर्फ करना है। और एग्जाम में ना जनरली ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए पूछा नहीं जाता, वो नहीं कहते प्रूव करके दिखाओ, ठीक है, बट स्टिल मैंने करवा दिया हुआ है। तो आपका पहले तो होमवर्क होगा, प्रीवियस लेक्चर सारा नोट्स लिखने हैं कॉपी पे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या है, वो आज का होमवर्क होगा आपका। एफ एस कॉस थीटा आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? क्या इसकी कोई डायरेक्शन है कि नहीं है? कोई डायरेक्शन नहीं है। चाहे एफ डॉट एस लिख दो चाहे एस डॉट एफ लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब एंगल क्या होता है? एक्यूट। कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है? जब एंगल क्या होता है? और कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। इसका मीनिंग अगर इस ब्लॉक को मैं ऐसे ऊपर खींचता ऐसे, तो क्या ये ऊपर आने की ट्राई करेगा कि फॉरवर्ड जाएगा? अगर किसी बॉडी को फोर्स ऐसे लगाएं ऊपर, तो चांसेस हैं कि वो फॉरवर्ड जाए, क्योंकि अगर आप ऊपर लगाओगे आ रहा है नहीं आ रहा, दैट्स अनदर थिंग। क्या उसके चांसेस हैं फॉरवर्ड जाने के? नहीं है, क्योंकि आपका जो आगे वाला कंपोनेंट होगा क्या होगा? एफ कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो जब भी आपने फोर्स वर्क डन काउंट करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट नोट करनी सबसे पहले। आपकी जो फोर्स होनी चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट की क्या होनी चाहिए? अलॉन्ग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट टू इट, ठीक है। अच्छा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो गए तो बॉडी स्पीड अप होगी कि स्लो डाउन होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी? तो अगर आपका वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? और अगर आपकी जो फोर्स का कंपोनेंट होता है बैकवर्ड होता, डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स क्या लग रही है? जैसे सपोज करो हम एक्टिवा चला रहे हैं, घर आ गया, एक लेन पहले हमने एक्टिवा का इंजन ऑफ कर दिया, तो आगे जाके एक्टिवा स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? स्पीड जाग ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड ही है, बट फोर्स कहाँ लग रही है? उस केस में आपके ऊपर वर्क होगा क्या होगा? नेगेटिव, और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। समझ लगी पहले? अच्छा, वर्क जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? कब जीरो होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना हो? परपेंडिकुलर। कोई रियल लाइफ फोर्स पता हो जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है? कल ही पढ़ा था हमने। एक पोर्टर है, कुली है, उसने वेग हैंड सिर पे रखा हुआ है, फोर्स वो ऊपर लगा रहा है और चल आगे रहा है, उसका वर्क डन कितना है? पता क्यों जीरो है? क्या उसके बॉडी में से एनर्जी निकल नहीं रही? चल रही वीडियो। वर्क डन जीरो क्यों आया? उसका रीज़न है कि पोर्टर ने जो वर्क उसके हेड लगे जाए, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो पोर्टर की जो फोर्स है वो तो अपवर्ड है, वो या तो उसको ऊपर करेगा या नीचे करेगा। क्या उसको वो आगे लेके जाने की ट्राई कर रहा है कि उसका एम उसको होल्ड करना है? पोर्टर को आगे कौन लेके जा रहा है? पोर्टर ने तो वेट ऊपर हैंग ऐसे किया हुआ है ना, वो आगे कैसे चल गया? जैसे मैं ऐसे आगे चल रहा हूँ, कौन लेके जा रहा है मेरे को आगे? लगेज लेके जा रहा है कि अर्थ लेके जा रही है? अर्थ कैसे लेके जा रही है? फ्रिक्शन। मैंने फोर्स लगाई, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं पिछले फुट से फ्लोर को पीछे को पुश करता हूँ, वो मेरा एक्शन होगा ग्राउंड पे बैकवर्ड। ग्राउंड ने मेरे पे रिएक्शन कहाँ देना है? फॉरवर्ड, तो मैं आगे जाऊँगा, ठीक है। क्या मैं ग्राउंड पे कुछ वर्क कर रहा हूँ? क्या ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट हुई मेरे कारण? मैंने ग्राउंड पे फोर्स तो लगाई है, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सो अगर फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, कोई एक्शन रिएक्शन आप एग्जाम्पल बताओ जिसमें एक्शन का वर्क जीरो हो बट रिएक्शन का जीरो ना हो। वॉकिंग, हम एक्शन ग्राउंड पे लगा रहे हैं, ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ग्राउंड पे वर्क डन, और ग्राउंड ने मेरे पर रिएक्शन लगाया फॉरवर्ड और मैं जा भी आगे रहा हूँ, तो फिर कौन सा केस हो गया? ये वाला।
फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है और पैरेलल है, वर्क डन नॉन ज़ीरो। ये चीज़ें क्लियर हुई। पहले वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड है। एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है वर्क में, क्या वो 100% वर्क में ट्रांसफ़र होगी कि सम लॉस होगा, कोई ना कोई लॉस होना ही होना है। अगर लॉस बहुत कम है तो बड़ा अच्छा रिसोर्स है, अगर लॉस बहुत ज़्यादा है तो पुअर रिसोर्स है। डीजल इंजन की एफिशिएंसी आउटपुट 25% तो भी घट होती है। मीन 100 जूल एनर्जी अगर वो कंज्यूम करेगा, आउटपुट से 25 जूल से कम ही मिलेगी। 75 जूल से ज़्यादा एनर्जी क्या हो गई है, हीट की फॉर्म में क्या हो गई, वेस्ट हो गई। ठीक है, तो पहले वर्क के बारे में पता लग गया। वर्क का एक्स्ट्रा यूनिट क्या है और CGS क्या है, अर्ग। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ये क्लियर है। अच्छा, नेचर ऑफ वर्क की बात आ रही है। पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब एंगल क्या होगा, एक्यूट, 0 से लेकर 90 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव के नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। और जब भी वर्क पॉजिटिव होता है, वो वाली फोर्स जो वर्क कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, याद रखना है MCQ। बैट्समैन ने बॉल को कहाँ हिट किया, फॉरवर्ड, फोर्स भी कहाँ लगी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज। ठीक है, नेगेटिव वर्क का क्या मीनिंग होगा, वीडियो चल रही, ठीक है। नेगेटिव वर्क का क्या मीनिंग होगा, व्हेन काइनेटिक एनर्जी लोअर्ड, काइनेटिक एनर्जी, मैं चल रहा हूँ सामने से विंड आ गई, आपने नोटिस किया होना, चलना भी मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, वी आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, फोर्स क्या लग रही है, ऑपोजिट, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम, तब वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। जब भी यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। अच्छा, जीरो वर्क की एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो वर्क। लास्ट टाइम सर्कुलर मोशन कर रहे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है,